हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कॉन्सेप्ट, जहां हम करेंगे क्या से लेकर क्यों तक का सफ़र। तो आज हमारा चर्चा का जो विषय है वो है ब्रिक्स। जी हाँ, वही समूह जिसका अभी हालिया कजान में क्या है उसका सम्मेलन हुआ है। और परीक्षा के दृष्टिपथ में अगर देखा जाए तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ज्वलंत मुद्दे की तरह हमेशा हमारे हर एग्जाम में टकराता रहता है। तो इस टॉपिक की बारीकियों को आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो के जरिए समझेंगे, इसके अस्तित्व को समझेंगे और जानेंगे कि भारत के साथ इसका फ्यूचर किस तरीके से इस्टेब्लिश इन अ फ्यूचर होगा। तो समय की बर्बादी किए बगैर चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा मुद्दा जिसको हम आज समझेंगे। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ब्रिक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो याद करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो से आप अवगत रहें और मुझे प्रेरणा देते रहें और अच्छी वीडियोस बनाते रहने का। तो क्या है ब्रिक्स से हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो ब्रिक्स क्या है, 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। 5 उभरती अर्थव्यवस्था कहने का क्या मतलब होता है कि विकासशील देशों का एक समूह है। क्या है, विकासशील देशों का समूह है। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि हुआ ऐसा कि जो विकासशील देश हैं, खासकर स्पेशली एशिया, दक्षिणी एशिया में विकसित उपस्थित 2 देश इंडिया और चाइना, ये पैरेलली काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहे थे। और पश्चिमी सभ्यता जिसमें यूरोप और अमेरिका संयुक्त रूप से जिनकी गिनतियाँ की जाती हैं, तो उन्हें विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी वैश्विक संस्थान एस्टेब्लिश हुए उनमें इन पश्चिमी देशों का दबदबा शुरू से ही बना रहा। फिर जब इन विकासशील देशों खासकर इंडिया और चाइना ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने शुरू करी तो इनको उतना अधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार या मौका नहीं दिया गया जितना पोटेंशियल इनके अंदर पहले से ही था। इसका अनुमान इनके पास था, लेकिन यदि ये एक साझा आवाज बनके विश्व वर्ल्ड फोरम में प्रस्तुत होते हैं तो शायद इनकी आवाज को मौका दिया जाने का जो व्यवस्था है वो हो जाएगी। तो सन 2001 में एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हुआ करते थे, जिम ओ नील। उन्होंने 4 ऐसी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं जिनमें उन्होंने ब्राजील, इंडिया, चाइना और रसिया, इन 4 देशों को इनकी अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करके एक पैमाना तय किया कि ये 4 देश अगर एक समूह के रूप में आ जाते हैं तो इनका जो मतलब इनका पोटेंशियल जो एक यूनिक पोटेंशियल बनेगा वो पश्चिमी व्यवस्था को चैलेंज करने लायक बनेगा। तो उन्होंने जो संकल्पना दी थी उसे उन्होंने कहा था ब्रिक। क्या कहा था, ब्रिक। ये तो हो गया इसका ऐतिहासिक कहानी। अब देख लेते हैं कि ये ब्रिक आगे कैसे बढ़ा। तो ब्रिक क्या है, इसमें एस को अभी छोड़ देते हैं, पहले क्या बना था, ब्रिक। तो ब्रिक्स आज हो गया 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह। इसके 5 मूल सदस्य हैं। कौन कौन है, पहले इसके नामों से ही इसकी शुरुआत होती है। ब्राजील बी हो गया, रूस हो गया, क्या आर से हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया और दक्षिण अफ्रीका के लिए यस का इस्तेमाल किया गया। तो प्रत्येक देश के पहले अक्षर से इस समूह का जो है वो नाम बना। 2009 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है, यकातेरिनबर्ग। ये रसिया का एक शहर है, रूस एक कंट्री, उसके शहर यकातेरिनबर्ग में इसका क्या होता है, राष्ट्राध्यक्षों ने इसकी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके इस समूह का निर्माण किया। और इस संगठन में जैसा मैंने पहले ही बताया कि ब्रिक पहले बना था, ब्रिक्स बाद में हुआ जब 2010 में क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका का इसमें प्रवेश होता है। ठीक है, इसका ऐतिहासिक पल जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि वर्ष 2001 में जिम ओनिल ने किया था। ठीक है, अब देखा जाए ब्रिक्स की व्यवहारिक उपस्थिति की प्रासंगिकता को अगर देखा जाए, रेलेवेंसी को देखा जाए, तो यह 5 ऐसे बड़े देशों का समूह आ जाता है जो वैश्विक जनसंख्या, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 41% का रिप्रेजेंटेशन अकेले करता है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की बात की जाए तो 24% का रिप्रेजेंटेशन इसके पास है। वर्ल्ड ट्रेड का 16% जो है उसका रिप्रेजेंटेशन ब्रिक्स अकेले करता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ब्रिक्स एक मेजर ग्रुप बनता है कंट्रीज का, जो जहां पर रिप्रेजेंटेशन के मामले में
सबसे मेजर ग्रुप बन के ये वर्ल्ड ऑर्डर के सामने आता है। तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि ब्रिक को समझ रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जो रिसेंट समिट जितने हुए हैं, एक जो पिछला हो चुका है, जो अगला होने वाला है और जो इस साल का है, उसको कवर कर लेते हैं ताकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक अच्छे तरीके से कवर हो जाए। तो अगर शिखर सम्मेलन 2024 की बात करें तो इसमें बहुत सारे मुद्दे जो थे जो हमारे काम लायक थे। ऐसे पहले इसके थीम में ही था बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना, इसका जो स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी की अगर बातें की जाए तो इसके थीम में ही इसका बहुपक्षवाद छिपा हुआ है। अभी तक ब्रिक्स जो काम करता था वो 5 देशों के अंतर्गत डेवलपमेंट की बातें जो इसकी रहती थी, बट अब बहुपक्षवाद का जो इनिशिएटिव ब्रिक्स ने अपने अंदर इन्वॉल्व किया है, इसका फायदा ये होने वाला है कि अब ये उन कंट्रीज जो अभी डेवलपिंग नेशन है उनमें उनको भी स्ट्रेंथनिंग करने में अपना योगदान शुरू करेगा। जैसे वर्ल्ड फोरम पे ऑलरेडी स्टेब्लिश जो समूह थे, जो वैश्विक संस्थान थे, जैसे यूएनओ वगैरह, सुरक्षा परिषद और G7 G20 ऐसे ग्रुप जो स्टेब्लिश थे, उनकी तरीके से ब्रिक्स अब आने की अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इसके अब सदस्यों की अगर बात किया जाए तो 9 सदस्य हो जाते हैं, इसमें 4 नए सदस्य आते हैं, 5 सदस्य तो पुराने ही थे। 4 नए सदस्य कौन कौन से आए तो उनको आप नोट कर लीजिए कॉपी में अपने। ईरान है, मिस्र है, संयुक्त अरब अमीरात है और कौन सी है, इथोपियन कंट्री है। इसके बारे में मैं आगे आपको 2023 की जो समिट हुई थी जोहान्सबर्ग रसिया में, जो इसके बाद हम कवर करने वाले हैं, वहां पर 6 देशों को आमंत्रित किया गया था, बट 4 देश जो हैं वो 2024 जो कजान में समिट हुई थी ब्रिक्स की, उसमें 4 लोगों ने अपनी सहमति दर्ज कराई। ये भी कहा जाता है कि वर्ल्ड ऑर्डर के लगभग 40 देशों ने अपनी इच्छा ब्रिक्स में शामिल होने की दर्ज कराई है। अभी इसमें क्या होता है कि 1 जनवरी 2024 से 4 नए सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है और इसी में कजान घोषणा पत्र में 17वें शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील को क्या किया गया है, नामित किया गया है। अगला अध्यक्ष ब्राजील बनेगा और उसे ही क्या किया जाएगा, समिट को ऑर्गेनाइज करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, और 2023 का समिट अगर हम कवर करने की कोशिश करेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही वह समिट था जहां से ब्रिक्स के विस्तार की बात जो बहुपक्षवाद मैंने 2024 के समिट में कवर करी, तो वो उसकी शुरुआत, उसकी नींव बुनियाद जो है वो 2023 के समिट जो जोहान्सबर्ग में हुआ था उसी में इसकी पहल की गई थी। इसमें हुआ क्या था, इसमें 6 अलग अलग मतलब 6 देशों को इसमें आमंत्रित किया गया था, जिसमें पश्चिमी एशिया से क्या होता है, ईरान, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात को इसमें शामिल किया जाता है, जबकि लैटिन अमेरिका से अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया को किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अर्जेंटीना और जो सऊदी अरेबिया थी, इन दोनों ने शामिल होने से मना कर दिया। इन दोनों की सबसे बड़ी वजह यह है कि अर्जेंटीना में सरकार का परिवर्तन हो गया। जो नई सरकार है वो राइट विंग आइडियोलॉजी की सरकार है, और चूंकि चाइनीज गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट हब अर्जेंटीना के बन जाने की वजह से ही जो गवर्नमेंट में जो वोटिंग राइट बदले, जिसकी वजह से नई अर्जेंटीना की जो सरकार बनी, तो वो अब ब्रिक्स में शामिल होकर फिर इसी वामपंथी व्यवस्था में नहीं जाना चाहती। हालांकि ब्रिक्स कोई वामपंथी दर्जे का संस्थान या समूह है नहीं, बट चूंकि चाइना उसमें एस्टेब्लिश है तो अर्जेंटीना जो है उसमें आने से मना कर गया। और सऊदी अरेबिया के साथ भी सबसे बड़ा मसला यही आ गया, क्योंकि उसने ऑयल प्रोडक्शन से अपने आप को जो एस्टेब्लिश किया है सर्विस सेक्टर की ओर, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो इन डेवलप्ड कंट्रीज की जो कंपनियां हैं उनका रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सऊदी अरेबिया का, बट सऊदी अरेबिया ने भी मना नहीं किया है। सऊदी अरेबिया का कहना है कि हम इसे होल्ड पर रखते हैं, आगे हमारा डिसीजन जो रहेगा वो बताया जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसके अंतर्गत हमें पढ़ना चाहिए वो है एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब की गई थी, 2014 में फोर्टालेजा ब्राजील में किया गया था, इसमें 6ठे शिखर सम्मेलन में। और ये एक ऐसे बैंक के रूप में स्टेब्लिश किया गया है जैसे वर्ल्ड फॉर्म पे IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे, उसी तरीके से एनडीबी की स्थापना की गई है। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव रहा है ब्रिक्स देशों के द्वारा, और इसका जो
इसका जो टारगेट रखा गया है 100 बिलियन डॉलर का रखा गया है। अभी देखते हैं इसका जो एग्जीक्यूशन है वो उतना बेहतर तरीके से नहीं किया गया है या अभी हो नहीं पाया है, बट होप सो इन अ फ्यूचर ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा एज अ ब्रिक्स करेंसी को रेगुलेट करने में और डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है वर्ल्ड ट्रेड की उसको कम करने में इसका योगदान काफ़ी अच्छा हो सकता है। और अगर इसकी बात की जाए तो केवी कामत साहब जब ये बनी थी तब इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और वर्तमान टाइम में डेलेमा रोसेफ जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। तो ये 2 पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो थोड़े से आरओ वगैरह के या थोड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो थोड़े मैनिपुलेटिव क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि जो दूसरा पॉइंट है कि एनडीबी का मकसद ब्रिक्स और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजना के संसाधन को जुटाना है। इसका मतलब ये हो गया कि ब्रिक्स अब उन देशों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एनडीबी के थ्रू एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करेगा जो ब्रिक्स के मेंबर नहीं हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी ये संसाधन जुटाना शुरू करेगा। ये हमारा आज का मुद्दा रहा जिसे हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम देखेंगे और जो ये रहा हमारा आर्टिकल, इसे हम क्या करते हैं, इसे पॉज करके आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है, यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसे पॉज करके या तो नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगला जो पॉइंट हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा कि ब्रिक्स क्यों जरूरी है। क्या है कि ब्रिक्स क्यों जरूरी है। अगर उस मुद्दे की बातें की जाएं तो सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे पास आता है, वैश्विक संस्थाओं में पश्चिमी देशों का जो प्रभुत्व रहा है उसको चैलेंज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों, जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि वैश्विक संस्थाओं में पश्चिमी देशों का प्रभुत्व और विकासशील देशों का अपर्याप्त जो प्रतिनिधित्व है उसके लिए ब्रिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, विश्व पटल पर विकासशील देशों की साझा उपस्थिति, जैसा कि विस्तार का लक्ष्य हुआ है, 4 आ चुके हैं, 6 को भेजा गया था और आगे कई सारे देशों का है। इसको और डिटेल्ड में अगर पढ़ना है तो हम आगे इस पर वीडियो और बनाएंगे कि अभी तुर्की का इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके से मुद्दे के रूप में आया है तो ब्रिक्स और इम्पोर्टेंट हो जाता है। उभरती आर्थिक शक्तियों का साझा विकास जैसे एनडीबी है। ब्रिक्स समूह की स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य जो रहा है वो विश्व व्यापार में संतुलन लाना और विकसित देशों के वर्चस्व को चुनौती देना है। इस समूह ने अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने की क्या की है, पहल की है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहता है कि पश्चिमी नेतृत्व और ब्रिक्स जो है वो आपस में किस तरीके से एस्टेब्लिश होते हैं। तो सबसे पहला बात है असमान वोटिंग राइट। ये बात की जा रही है वर्ल्ड में एस्टेब्लिश जो वैश्विक संस्थान है उनमें जो वोटिंग राइट होती है वो पश्चिमी सभ्यता के डेवलप्ड कंट्रीज को ज़्यादा दी जाती है। मत भार इसे कहा जाता है। जब हम यूएनओ के टॉपिक पर आएंगे तो भी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। क्या लिखा है, ब्रिक्स देशों की प्राथमिक चिंताओं में से एक है IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के भीतर वोटिंग शक्ति का असमान वितरण। तो उसको लेकर भी जो ब्रिक्स है इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। प्रत्येक जो समूह के देश हैं उनको बराबर वोट राइट का मौका दिया गया है। ये संगठन पश्चिमी देश विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों को उनके वित्तीय योगदान के कारण अधिक शक्तियां या प्रभाव सकती है, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं। असमान नीतियां और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को आकार देने की उनकी क्षमता को कम कर देती है। प्रतिनिधित्व का अभाव है। ब्रिक्स देशों का तर्क है कि इन संस्थानों का नेतृत्व उनके निर्णय लेने वाले निकाय वैश्विक अर्थव्यवस्था की विविधता का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मतलब कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि 41% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट जो करता है वो ब्रिक्स करता है और इनका मतभार अगर कम होता है तो वैश्विक संस्थानों में इनका रिप्रेजेंटेशन ढंग से नहीं हो पाता है। तो ये रहा ब्रिक्स, जिसको हमने अच्छे तरीके से समझा, जाना। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे प्रेरणा मिले और आगे और अच्छी वीडियो में बनाता रहूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।